देखो, अब ये वाला जो चैप्टर है ना हमारा मनी एंड बैंकिंग, ये तुम्हारे दो चैप्टर हैं, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा क्या है, मनी है। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो क्या है, हमारा बैंकिंग है, ठीक है। मनी जो है वो बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, यहाँ से 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी का जो सारी चीजें आती है वो क्या आती है, बैंकिंग से रिलेटेड है, ओके। अब मनी के अंदर ना हमें सबसे पहले पढ़ना है कि मनी ना इवॉल्व ही कैसे हुआ। देखो, पहले तो ऐसा नहीं था कि मनी थी, ना ही कोई पेपर करेंसी थी। पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो कौन सी इकोनॉमी थी, इट वाज अ सीसी इकोनॉमी, ठीक है। अब सीसी इकोनॉमी क्या होती है हमारी, सीसी इकोनॉमी इज कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स के बदले में आप क्या एक्सचेंज कर रहे हो, गुड्स ही एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप कोई सर्विसेज लोगे, उसके बदले में भी हम क्या एक्सचेंज करेंगे, गुड्स एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो जो पुराने टाइम्स में होता था, क्योंकि मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, मनी तो अपने आप में क्या है, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रिसेंट और लेटेस्ट सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो, अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि जो बार्टर सिस्टम था ना उसकी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है। देखो, पहला जो इसका लिमिटेशन था ना, वो ये लिमिटेशन था, डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब क्या होता है डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मान लो मेरे पास जो बेचने के लिए है ना वो सिर्फ क्या है, राइस है, ठीक है। और सिद्धार्थ के पास जो है बेचने के लिए वो सिर्फ क्या है, मैंगोज हैं, ठीक है। तो हमारी ट्रांजैक्शन कब पॉसिबल हो सकती है, अगर उसको राइस चाहिए और अगर मुझे क्या चाहिए, मैंगोज चाहिए। सिर्फ हमारी तभी ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज हमारे पास क्या है, अदरवाइज हम क्या कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएंगे, समझ आया। देखो क्या है, तो यहाँ पे ना ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर मुझे कुछ बाय करना है तो मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सेल भी करना पड़ेगा, तभी मैं परचेज कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मनी के आने से ना ये वाला लिमिटेशन जो है ना वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सेल और परचेज क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं सुबह सुबह सोचने बैठूंगी, ओ हो अगर मुझे ग्लास खरीदना है तो पहले मैं सोचूं कि ग्लास बेचता कौन है, जिसको ग्लास बेचता है फिर मैं उसको कांटेक्ट करूं, ठीक है, कि मेरे पास बेचने के लिए पेन है तो मैं पेन चाहिए, वो सामने वाला मना कर दे। ऐसा तो नहीं होता ना। अब परचेज और सेल क्या है हमारी, कौन सी एक्टिविटी हो गई, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो गई, क्यों, मनी के इवॉल्व होने से। समझ आया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, देखो पढ़ो क्या है। यहाँ पे हमें क्या होता है, म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन अ सिचुएशन where a person having horse have to find a person who wants his horse and at the same time possesses a cow that he wants to buy, ठीक है। तो वो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें होनी चाहिए हमारे पास, तब भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते हो। समझ आ गया ये वाला। फिर सेकेंड हमारा क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं और अगर मेरे पास भी 500 रुपए हैं, दोनों की वैल्यू हमारे लिए क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए 500 रुपए मुझे कुछ और वैल्यू देंगे और आपको कुछ और वैल्यू देंगे, नहीं ना। जब बार्टर सिस्टम था ना तो कोई ना कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था। कि ऐसा नहीं है कि आप मॉल में गए और आपको एक दाल परचेज करनी है तो दाल के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक प्राइस टैग लगा हुआ है कि ये दाल जो है ये 150 रुपीज kg है ना। कॉमन मेजर का मतलब क्या है, कि मान लो मेरे पास एप्पल्स हैं तो मुझे एप्पल का कन्वर्जन किस में करना पड़ेगा, दाल में करना पड़ेगा, ठीक है। किसी और के पास मैंगोज है तो वो मैंगोज का कन्वर्जन किस में करेंगे, दाल में करेंगे। तो हम सबके लिए जो यूनिट है ना वो क्या हो जाएगा, पे करने का अलग अलग, क्योंकि मेरे पास एक्सचेंज में देने के लिए चीजें क्या है, अलग अलग है। तो हर एक प्रोडक्ट को हर दूसरे प्रोडक्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू। मेक सेंस, क्लियर है। तो अगर मेरे पास ये पेन है सिर्फ बेचने के लिए, ठीक है, और मुझे खरीदी नहीं, क्या मुझे तो नंबर ऑफ चीजें चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, तो मुझे हर एक चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन डालना, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई कॉमन यूनिट नहीं है कि दाल इतने रुपए किलो होगी, ठीक है। तो दाल अगर अगर हम उसको एप्पल में कन्वर्ट करेंगे तो अलग आ जाएगा कि आपको 4 एप्पल्स देने हैं, अगर मैंगोज में करेंगे तो लेट से 6 मैंगोज देने हैं, राइस में करेंगे तो अलग हो जाएगा, समझ आया। सो देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ यूनिट। ये किसका प्रॉब्लम था अगेन, कौन सी इकोनॉमी का प्रॉब्लम था, बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम था, ठीक है। फिर आते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मान लो मुझे ना मोबाइल फोन लेना है, ठीक है, और मेरे पास एक्सचेंज में देने के लिए ना सिर्फ हॉर्स है, ठीक है, जिसका वैल्यू 4 लाख है, ठीक है। तो अब मैं कैसे खरीदूं, आधा काट के तो नहीं दूंगी ना उसको। सो दैट वाज द प्रॉब्लम कि लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। कि अगर वो चीज मतलब मुझे वो चीज क्या देनी पड़ेगी, पूरी ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन क्या होगी, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। समझ आ गई ये वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, क्या होता है डिफर्ड पेमेंट का मतलब, डिफर्ड पेमेंट, नहीं 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 नहीं, डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, बोरो करना,
ठीक है। जैसे अभी आज मान लो उद्भव मुझे कहते हैं कि मैम मुझे ना बोरो करने हैं आपसे, 5 लाख रुपए बोरो करने हैं, ठीक है। या मैं बैंक से बोलती हूँ कि बैंक से मुझे क्या चाहिए, 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक मुझे क्या करेगा, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बता देगा कि ये 10 लाख का लोन है, आपको ये आने वाले किस्त में पे करना है, 15 साल में पे करना है, आपका इंटरेस्ट जो है वो हम 10% के हिसाब से लगाएंगे, हर साल आपको, हर महीने आपको इतना इंस्टॉलमेंट पे करना है, इतना इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम बना के दे दिया। अब जस्ट इमेजिन अगर आपका बाटर सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो आप कैसे उधारी दोगे। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, आपका LIC जो हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी जब बाटर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। मान लो अब किसी को मुझसे क्या लेना है, वीट उधार लेना है, ठीक है, उसके पास एक्सचेंज के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि आप मुझे जो है ना 10 kg ऑफ वीट दे दो, मैं इन फ्यूचर आपको मैंगो से पे कर दूंगा। तो मैंगोज कितने पे करोगे, कौन सी क्वालिटी के होंगे, कब पे करोगे, वो कैसे डिसाइड होगा। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, किस चीज के लिए, डिफर्ड पेमेंट के लिए। डिफर्ड पेमेंट क्या होती है, डिफर्ड पेमेंट क्या होगा, व्हेन यू वांट टू पे लेटर ऑन, ठीक है, दिस इज व्हाट इज डिफर्ड पेमेंट, जब आप बाद में पे करना चाह रहे हो। देखो, it refers to the problem of paying a worker for hiring his services or paying interest on borrowing, as there is no standard method of calculating and payment। मैंने अब यहाँ पे जो मेथड लिखा वो क्या था, इट वाज अ स्टैंडर्ड मेथड, किस तरह से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, कंपाउंडिंग लगाना है, देयर इज अ स्टैंडर्ड मेथड ना। जब आप बैंक से लोन लेते हो कितने प्रॉपर सिस्टम के साथ जो है हम लोन लेते हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ राइस, व्हीट और चेयर, और मुझे क्या करना पड़ेगा, हर दूसरे गुड में मेरे को कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कि क्वालिटी चेंज हो जाएगा। सो वो सारी चीजों से हम क्या बोलते हैं कि बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या थी कि आप डिफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते हो, जो लेटर ऑन पे करने वाला है वो कैसे पे करोगे, क्या सिस्टम होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। समझ आ गया, क्या क्या चीजें थी, फटाफट से बताओ, क्या क्या 4 प्रॉब्लम्स पढ़ी है हमने। क्या लिमिटेशन है, पहला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, सेकंड हमने क्या पढ़ा, कॉमन मेजर ऑफ यूनिट, थर्ड मैंने क्या पढ़ा, डिविजिबिलिटी, फिर हमने क्या पढ़ा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कैसे पे करना है, किस क्वालिटी का पे करना है, कब कब पे करना है, कितने टाइम में मेरा लोन जो है वो रीपे होगा, ठीक है, समझ आ गया ये वाला। फिर हम इसमें क्या पढ़ते हैं, समझ आ गया, ऑनलाइन वाले बच्चे सबको हो गया, जानवी, लक्ष्य, प्रांतिक, प्रशा, ओके, यस मैम। ठीक है। फिर हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है कि सर्च कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है सीसी इकोनॉमी में, ठीक है। पहला तो क्या हो जाएगा, सर्च कॉस्ट ही, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं रात को 4 बजे भी उठ के बैठे हुए अमेजोन से ऑर्डर कर दूंगी, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि ये ग्लास बेचता कौन है, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या जाती है, एक तो देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, उसका सेकंड कॉस्ट क्या है, नीड टू फाइंड अ पर्सन जो, जिसके पास से जो मुझे खरीदना है वो उसके पास एग्जिस्ट करता होना चाहिए और उसको वो चाहिए जो मैं बेच रही हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर क्या लगेगा, सर्च कॉस्ट भी तो लगेगी ना, ढूंढने की भी तो कॉस्टिंग है ना, टाइम तो जाएगा ना आपका उसके अंदर, ठीक है। फिर हमारा क्या है, दिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग, ठीक है, वेटिंग फॉर द पर्सन टू सेटिस्फाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट एंड डिसयूटिलिटी, समझ आ गई ये वाला, ठीक है। अभी देखो दोबारा ध्यान से सुनना, ये जो अभी इंक्लूड हुआ है ना, पहले लिमिटेशंस नहीं थी लास्ट ईयर, मतलब पहले थी फिर हट गई, अभी लास्ट ईयर से वापस लिमिटेशन इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर तो पेपर में नहीं आया लिमिटेशन, क्योंकि जिस साल इंक्लूड करते हैं ना उस साल नहीं डालते उससे क्वेश्चन, ठीक है, उसके अगले साल से क्वेश्चन शुरू होता है यूजुअली, कंसिडरिंग कि गांव में बच्चे रहते हैं, उनको पता चला या नहीं पता चला अभी तक, तो वो हमेशा टाइम डालते हैं। सो इस साल चांसेस है कि आपको लिमिटेशन से दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन। समझ आ गया मनी के अंदर हमने क्या पढ़ा, हाँ, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे मनी का। देखो मनी क्या होती है, क्या होती है मनी, जल्दी से बताओ चलो तुम। यहाँ पे ये जो है ना अपने आप में, मनी क्या है, मनी इज एनीथिंग, कोई भी वो चीज मनी हो सकती है जिसके पास ये 4 फीचर्स हैं, ठीक है। मतलब जो भी ये 4 फीचर्स जो अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है, जो भी ये चारों फंक्शन परफॉर्म कर देगा उसको हम क्या बोल देंगे, हमारे लिए वो क्या है, मनी है, ठीक है। उसमें पहला फंक्शन क्या है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्या यूज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, जिसका क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, जैसे अभी मैंने बताया था कि 500 रुपए का नोट हम सबके लिए क्या वैल्यू फेच करेगा, 500 रुपए का, है ना। फिर क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। देखो वेल्थ क्रिएशन का पॉसिबल हुआ है, वेल्थ क्रिएशन का पॉसिबल हुआ, मनी से ही पॉसिबल हुआ है, क्या बार्टर सिस्टम में वेल्थ क्रिएट करी जा सकती है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप एक्सचेंज में मैंगोस खरीद के लेके आ रहे हो तो मैंगोस को इकट्ठा कर करके क्या क्रिएट कर लोगे। तो मनी को स्टोर करना, वेल्थ क्रिएट करना, वो कब पॉसिबल हुआ, मनी से ही पॉसिबल हुआ, ठीक है। एंड अ मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जिससे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको लेटर ऑन पे करना है वो आप पे कर सकते हो,
तो कोई भी चीज अगर ये चारों फंक्शन परफॉर्म कर देगी उसको हम क्या बोल देंगे, मनी बोल देंगे। ठीक है, देखो इसका ना एक डेफिनेशन हम और भी लिखते हैं, विच इज मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, तो मनी क्या करता है, मनी ये चारों फंक्शन परफॉर्म करता है। सो मनी क्या है, जो ये चारों फंक्शन परफॉर्म कर देगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, मनी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम सबके लिए मनी क्या है, रूपी। ठीक है, यही चारों फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, डॉलर्स। यही चारों फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, जितनी भी टाइप की करेंसीज है वो सारी ये क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। पेटीएम क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करता है। आप उसमें भी क्या कर सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, आप उसमें पैसे सेव भी कर सकते हो। ठीक है, आप उसको किस लिए यूज कर सकते हो, बोलो। कॉमन मेजर है हमारे लिए, आप मुझे 500 रुपये पेटीएम करोगे तो मेरे पास 500 ही आएंगे, जो वैल्यू आपके लिए थी वही थी मेरे लिए। ठीक है, क्या हम उसको डेफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हो, आप लेटर ऑन पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। हमेशा याद रखना, मनी की ना अपने आप में कोई पावर नहीं है। जो ये पेपर का नोट है इसकी कोई अपने आप में पावर नहीं है। इसको पावर किसने दिया है, हमें नहीं तो दिया है। मान लो आप एक आइलैंड पे हो और आपके पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन सामने कोई है ही नहीं जिससे एक्सचेंज करोगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई ना। सो यू नीड टू हैव समवन जिससे आप वो वैल्यू क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। समझ आया। सो अगर कोई भी चीज ही चार, और मनी का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। मनी के 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, पता नहीं मतलब वो हमेशा ऐसे पूछेंगे कि तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझना सारी चीज, सो दैट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन ढंग से कर सको। हालांकि हम इसका असाइनमेंट करेंगे, बट ढंग से समझना। ठीक है, मेरे को लग रहा है नेशनल इनकम का भी तो असाइनमेंट रहेगा, असाइनमेंट कराया मैंने, उस पे क्वेश्चंस नहीं कराए ना। एक बार वो लर्न कर लो सारे, फिर नेशनल इनकम का असाइनमेंट भी करा दूंगी। ठीक है, वर्कबुक भी देती हूँ उसकी। समझ आ गया अभी क्या था, चलो फटाफट से बोलो मनी की डेफिनेशन। मनी इज एनीथिंग, ये लिख के आना जरूरी है, मनी इज एनीथिंग विच कैन बी एक्सेप्टेड एज अ medium of exchange, can be stored, having a common measure of value, and can be used as the standards of deferred payment। तो कोई भी वो चीज जो ये चारों फंक्शन परफॉर्म कर देगी उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या है वो, मनी है। ठीक है, लर्न हो गया ये वाला। ठीक है जी। अब देखो आगे हमने क्या पढ़ना है, मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, जब मैं डेफिनेशन मांगूंगी ये मत लिख के आना। ठीक है, इसको ना एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन मनी इज व्हाट मनी डज, तो आप क्या लिख के आओगे, मनी इज एनीथिंग विच कैन परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन, इसीलिए वो मनी होती है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो अब हमें आगे क्या पढ़ना है, मनी सप्लाई पढ़ना है। मनी सप्लाई क्या होता है, आज की डेट में आपकी कंट्री में कितना मनी सप्लाई है। ठीक है, मनी को पढ़ना क्यों जरूरी है कि कितना मनी सप्लाई है, नोट प्रिंट करते जाओ डालते जाओ इकोनॉमी में, उसमें प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक स्टार्टिंग। इकोनॉमी। मतलब वो हाँ। जैसे जीडीपी होती है, तो हम्म, अगर आप ज्यादा ही कर दोगे तो वो तो जीडीपी गिर जाएगी ना। कैसे गिरेगी, वो तो करेंसी की वैल्यू ही गिर जाएगी। अच्छा ठीक है, तो मनी मार्केट में सर्कुलेट कितना करना चाहिए, जितना, कितना रिक्वायर्ड होता है, सही बोल रहे हो। आंसर बोलने हाँ, से तो डरा मत गोल्ड करो, गलत ही रिजर्व तो के बोलेंगे। हाँ, गोल्ड रिजर्व के ये क्या मतलब ऐसे ही देखो चलता है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाती हूँ। ठीक है, देखो जब मनी नया नया आया था ना, ठीक है, सोचो जैसे जैसे अभी आजकल क्रिप्टो करेंसी को लेके लोगों को क्या होते हैं, डाउट्स होते हैं ना, वैसे जब मनी आया होगा सोचो लोगों को कितने डाउट्स होंगे, है ना, कि क्या है ये, मेरे गोल्ड के बदले मुझे कागज का टुकड़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं ये मनी है। ठीक है, तुम अगर अपना नोट निकालोगे ना, अगर किसी के पास नोट एग्जिस्ट करना, देखो उसके ऊपर पढ़ो, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। उसके ऊपर बड़ा एक डिक्लेरेशन लिखा होता है, किसने डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आरबीआई के गवर्नर का डिक्लेरेशन होता है, जिसमें क्या लिखा होता है, आई प्रोमिस टू पे द बेरर सम ऑफ रुपीज, जो जितने के रुपए का वो नोट है। ठीक है, बेरर का मतलब क्या होता है, जिसके पास भी ये नोट है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका 500 रुपए का नोट है, ठीक है, वो गिर गया और मैंने उठा लिया, तो उसका बेरर कौन हो गया, मैं हो गई। ठीक है, नाम पे तो नहीं इश्यू होती ना करेंसी, चेक होता है वो कौन सा होता है, चेक बेरर नहीं होता। चेक क्या होता है, चेक बेरर भी हो सकता है, लेकिन चेक यूजुअली क्या होता है, ऑर्डर होता है, यानी जिसका नाम लिखा है वो चेक किसका होता है, उसका हो जाता है। ठीक है, अब शुरू में जब ये हुआ ना तो हमने करेंसी क्या बनाई, कन्वर्टेबल करेंसी बनाई, 100% कन्वर्टेबल, कि आप पैसा लेके आओगे ना, उसके बदले में मैं आपको क्या दे दूंगी, गोल्ड दे दूंगी। ठीक है, 100% कन्वर्टेबल, खरीदना नहीं है, कन्वर्ट करना है। खरीदने में और कन्वर्ट करने में क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, खरीदने जाओ आपको कोई मना कर सकता है कि एग्जिस्ट नहीं करता अभी। ठीक है, पहले जब नोट की प्रिंटिंग होती थी ना, तो जितना प्रिंट कर रहे हो ना उसके बराबर का गोल्ड रखना वॉज अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, 100% बैकिंग होनी चाहिए। ठीक है, ताकि लोगों का क्या रहे, ट्रस्ट रहे। ठीक है, तो आरबीआई ने नोट के ऊपर क्या लिख के दे दिया, डिक्लेयर भी करके दे दिया कि जिस दिन आप ये लेके आओगे मैं आपको उसके बराबर क्या दे दूंगा, पैसे वापस करूंगा। ठीक है, जब डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था तो हमें एक विंडो दिया था ना,
ठीक है, कि ये नोट अब क्या होने वाला है, बंद होने वाले हैं, उसके बीच बीच में आके अपने नोट क्या करा लो, कन्वर्ट करो, उसके बाद ये खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसके पास जितने भी नोट थे हम बैंक में गए, हम कन्वर्ट करा के ले, क्योंकि आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमारे पास क्या है, लोगों को क्या है, एक ट्रस्ट है, एक फेथ है मनी के अंदर। ठीक है, कि हमारा जितना भी पैसा है वो हमें क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो जब शुरू शुरू में मनी का कॉन्सेप्ट आया, पेपर, इससे पहले क्या था, पहले क्या चलते थे, गोल्ड कॉइन्स चलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, पहले बार्टर सिस्टम था प्रॉपर, फिर गोल्ड कॉइन्स आ गए। ठीक है, फिर वेरियस फॉर्म ऑफ और कॉइन्स चलते रहे, कि बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है तो गोल्ड में कर सकते हो, फिर कॉपर कॉइन्स थे, है ना। कॉइन्स के बाद हम लोग क्या लेके आए, मनी का कॉन्सेप्ट लेके। अब तो उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, पेटीएम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स का कॉन्सेप्ट हो गया, अभी क्रिप्टो करेंसी भी हो गई। क्या कर रहे हैं, मनी तो इवॉल्व होती जा रही है ना। तो पहले हमें क्या करना होता था, 100% बैकिंग रखनी होती थी। ठीक है, लेकिन अभी 100% बैकिंग नहीं, क्योंकि अब लोगों ने कैसे यूज करना शुरू कर दिया है मनी को। अब हमारा क्या, हम बॉदर भी नहीं करते कि ये पैसे हमारे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अब थोड़ी आप ऐसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते हो मनी को, आपको पता ही है कि दिस इज सेफ, है ना। जितना भी पैसा मेरे पास है वो क्या है, उसकी एक वैल्यूएशन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मार्केट में मनी सप्लाई होना कितना चाहिए, कितना मनी होना चाहिए, जितने आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो उसके इक्वल मनी होना चाहिए। ठीक है, अगर मनी उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो, अगर मेरे पास बेचने के लिए ना सिर्फ एक ही पेन है, ठीक है, लेकिन खरीदने के लिए तुम सबके पास पैसे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली इस पेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो अगर तुम सबके पास वो जो पैसे हैं उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ना। तो अगर गवर्नमेंट सबको नोट प्रिंट करके दे देगी, उससे क्या होगा, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। हमें इन्फ्लेशन कम करने के लिए नोट बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट बांटने से क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअल में क्या बनाने की जरूरत है, ये गुड्स एंड सर्विसेज, कि अगर तुम सबके पास पैसे हैं तो इतने मार्केट में ये पेन्स भी होने चाहिए कि तुम सारे उसको क्या कर सको, खरीद सको। ठीक है, तो अगर हम गरीब लोगों को पैसे बांट के दे देंगे उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उससे खरीदने के लिए क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो ये एग्जिस्ट नहीं करती तो चीजें क्या होती जाएंगी, और महंगी होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कम है, मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो रखा है, बहुत ज्यादा हो रखा है, तो इस पेन का क्या हो रहा है, वैल्यू नहीं बढ़ रहा, सिर्फ हमारी मनी की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब वो पहले जो चीज 100 रुपए में आ सकती थी, अभी उसी चीज को लेने के लिए मुझे क्या पे करना पड़ रहा है, ज्यादा, क्योंकि मेरा मनी का वैल्यू क्या क्या हो गया है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता जाता, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि इन्फ्लेशन जो है ना इकोनॉमी में कितना चल रहा है, लेट्स से इन्फ्लेशन जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 7% से हमारी इकोनॉमी क्या हुई है, इन्फ्लेट हो गई है। इसका मतलब क्या है, कि लास्ट ईयर जो खरीदने के लिए मुझे 100 रुपए देने पड़ते थे, अभी वही चीज खरीदने के लिए मुझे क्या पे करना पड़ रहा है, 107 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब किसी किसी कंट्री में क्या होती है ना, हाइपरफ्लेशन हो जाती है, नहीं तो मैंने 7 रुपए लिखी ना, 200%, 300% इन्फ्लेशन हो जाती है। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन, अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और अगर इन्फ्लेशन 200 टाइम्स हो गया, तो मेरे पैसे सीधे सीधे क्या हो गए, मेरा परचेजिंग पावर क्या हो गया, सीधा सीधा हाफ हो गया। ठीक है, एंड इट हैपन इन सम कंट्री। ठीक है, जैसे श्रीलंका में हो गया था, श्रीलंका क्या होने वाला था, पिछले 2-3 साल की अगर तुमने कुछ फॉलो किया है तो वहां की करेंसी क्या हो गई थी, बिल्कुल ही डूब गई थी। श्रीलंका क्या होने वाला था, बैंक होने वाला था। ठीक है, अभी समझ आया मनी सप्लाई क्या है। अब देखो, मनी सप्लाई को डिफाइन कैसे करोगे, इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आज आपकी इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है, हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक कौन है, पब्लिक में ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, मुझे याद आ रहा है किसी ने तो लास्ट क्लास में पूछा था कि पब्लिक का मतलब तो हम हो गए ना। पब्लिक का मतलब क्या है, हाउस होल्ड भी, फर्म भी, लोकल अथॉरिटीज भी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक अंडर सेक्टर टेकिंग, ठीक है, रिजर्व्स ऑफ फॉरेन बैंक, ये सारे क्या होते हैं, पब्लिक। लर्न करने की जरूरत है, सिर्फ मैंने ऐसे ही नोट बना दिया था यहाँ पे। ठीक है, मनी सप्लाई लर्न हुआ, क्या था मनी सप्लाई, जल्दी बोलो। मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं बोल रही हूँ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसका मतलब क्या होता है, नहीं, स्टॉक है या फ्लो का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक। ठीक है, अगर एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता, फ्लो। लेकिन अब मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला हो गया कि मनी हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले ये पढ़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझो, फिर ये समझाती हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, मनी का डेफिनेशन, मनी सप्लाई का डेफिनेशन और M1 है। ठीक है,
अब M1 पढ़े उससे पहले दो चीजें मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, उसके बाद ही मनी सप्लाई तुम्हें समझ आएगा। हाँ जी, प्रांतिक पढ़ रहा है ना बेटा, सुन रहा है? यस मैम। क्या बेटा? प्रैक्टिकल जो है अब ADS में ही आएगा, इट्स काइंड ऑफ थियरी चैप्टर, ऐसा ही चैप्टर है पूरा। देखो अभी देखो, अभी हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है। मुझे बताओ, अगर किसी को आइडिया है कि बैंक में कितने टाइप के अकाउंट खोले जा सकते हैं, मेजर मेजर। फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। देखो, सो हम कौन से अकाउंट खोल सकते हैं? पहला हम क्या खोल सकते हैं? करंट अकाउंट खोल सकते हैं। करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेस का अकाउंट होता है, ठीक है। सो और इसके बाद मुझे बताओ, सेविंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ठीक है, बिजनेसमैन नहीं, मतलब बिजनेसमैन तो कौन सा अकाउंट खोलेगा? करंट अकाउंट खोलेगा। जो इंडिविजुअल के अकाउंट होते हैं, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, टेंड टू सेव मनी। तो सैलरीड पर्सन का जो अकाउंट होता है, दैट इज ऑल्सो सेविंग। सेविंग अकाउंट में ही जो है हमारी क्या आ रही होती है? सैलरी आ रही होती है। तो उसमें से कुछ खर्चेगा, जो नहीं खर्चा बच गया वो सेव हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो अकाउंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है? फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट क्या है? कि आप अपना पैसा उसमें क्या कर देते हो? लॉक कर देते हो, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए आपने पैसा क्या कर दिया? लॉक कर दिया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी को चेक से पेमेंट करते हो ना, तो आप कौन से चेक से पेमेंट कर सकते, मतलब कौन से अकाउंट के चेक से पेमेंट हो सकती है? वो पेमेंट या तो आपकी करंट अकाउंट से होगी, या फिर आपके कौन से अकाउंट से होती है? सेविंग अकाउंट से होती है, ठीक है। FD के अगेंस्ट आप क्या करते हो? चेक नहीं काट के देते हो कि आप मेरे FD से पेमेंट ले लेना। मान लो अगर आपने FD करा रखी है 1 लाख की, ठीक है, तो आपको 10,000 का चेक काटना है, तो आप इन दोनों अकाउंट से काट के दोगे, FD से नहीं काट। फिर उस केस में आपको FD ब्रेक होगी, फिर वहां से पेमेंट होगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो वो सब नहीं करना होता है, ओके। तो हम जो ये अकाउंट होते हैं ना, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इसको हम कौन सा बोलते हैं? डिपॉजिट। यही क्या होते हैं? हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं। समझ आया? कौन से डिपॉजिट होते हैं हमारे? कि जब भी मैं डिमांड करूंगी तो आपको मेरे पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं कभी भी जाके यहाँ से पैसे क्या करा सकती हूँ? विड्रॉ करा सकती हूँ, ठीक है। ये दोनों अकाउंट ही हमारे कौन से अकाउंट होते हैं? चेकेबल होते हैं, ठीक है। इनके अगेंस्ट ही आप क्या काट के दे सकते हो? चेक काट के दे सकते हो, समझ आया? ठीक है। अब ऐसा नहीं कि FD ब्रेक नहीं हो सकती, कि 1 साल के लिए फिक्स करा दिया तो 1 साल से पहले निकाल नहीं सकते। आपका पेनल्टी लग जाती है। आपका मान लो जो भी इंटरेस्ट है, जैसे मान लो 1 लाख का पूरे साल का इंटरेस्ट 10,000 बना, तो बैंक इस इंटरेस्ट का 1% काट के आपको पैसे दे देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द पेनल्टी। अगर बीच में आप विड्रॉ करा रहे हो तो उसका एज प्रिंसिपल पे पेनल्टी नहीं लगती है, उसके इंटरेस्ट पे पेनल्टी लग जाती है, ठीक है। ये समझ आया? अभी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है? इन दोनों को हम डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी भी हम जाके क्या करा सकते हैं? इनसे पैसे विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट पे हमें क्या मिलता है? कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन सेविंग अकाउंट पे क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यूजुअली ये जो रेट होता है, ये 2 to 3% इसके आसपास ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उस पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। यूजुअली 5% इज ऑन अ वेरी लो साइड, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कंडीशंस क्या चल रही हैं, ठीक है। और इट कैन गो अप टू 10% ऑल्सो, ठीक है। तो जो बैंक है 6, 7, 8% का इंटरेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन कितने टाइम के लिए दे रहे हो, क्या दे रहे हो, उसके हिसाब से रेट डिसाइड होता है, ठीक है। ये समझ आ गया? कितने 3 टाइप के अकाउंट है? कौन सा हो गया? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और हमारा क्या हो गया? FD, ठीक है। फिर अब हमें दो चीजें और समझनी है, ठीक है। पहला होता है हमारा SLR, ठीक है। एंड ये होता है हमारा CRR, ठीक है। अभी अभी बहुत ऊपर ऊपर से बता रही है दो टर्म्स, जब बैंकिंग करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। देखो, SLR और CRR क्या है? मान लो मेरा एक बैंक है, ठीक है। मेरे बैंक में तुम सारे क्या कराने आते हो? पैसे दे, तुम सबका अकाउंट जो है ना वो मेरे बैंक में है, ठीक है। तो तुम सारे क्या डिपॉजिट कराने आओगे? कैश डिपॉजिट कराने आओगे, ठीक है। उस कैश का मैं क्या करूंगी? लोन देना है किसी ना किसी को, ठीक है। बैंक जो है तुम्हें इंटरेस्ट कैसे देगा? मान लो बहुत सारे लोग अपना पैसा आके क्या रखेंगे? बैंक में डिपॉजिट रखेंगे, ठीक है। बैंक उस पे अगर 7% का क्या दे, 7% ज्यादा हो गया, मान लो 3% का क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। फिर इस डिपॉजिट को बैंक क्या करेगा? यूज करेगा, ठीक है, लोन देगा किसी को। तो बैंक वहां से लेट से 7% अर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 4% है, ये बैंक की क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। ये इनकम होती है ना। अब लेकिन अगर मैं सारा का सारा ही क्या कर दूं? लोन दे दूं, ठीक है। और उसमें से अगले दिन सिद्धार्थ मेरे पास आ गया कि मेरे पैसे वापस करो, तो क्या मेरे पास पैसे हैं? नहीं है। तो हम क्या करते हैं? कुछ एक पैसा ना बैंक में हम क्या करते हैं? डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए क्या करते हैं? हम मेंटेन करते हैं,
ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, क्या लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आज तुम मेरे से आके कैश मांगोगे ना, मेरे पास कैश नहीं है, यानी मेरी लिक्विडिटी क्या है, जीरो। मेरी लिक्विडिटी है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं पे करने के लिए, लेकिन मेरे पास पेटीएम है। ठीक है, अभी के लिए इतना लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, पेटीएम भी जो है वो क्या होगी, लिक्विड मनी तो है, मुझे किसी को पे करना तो आई कैन पे। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो एसएलआर हमारा क्या होता है, जो बैंक कुछ पैसे, मान लो बैंक के पास क्या आता है, 1,000 के डिपॉजिट है, तो बैंक उसमें से क्या करेगा, 100 रुपए रख लेगा। ठीक है, कि हो सकता है एक आधा कल कोई क्या है पैसे निकलवाने के लिए भी आए, लेकिन 900 रुपए बैंक क्या कर देगा, लोन दे देगा। ठीक है, समझ आया। तो जो पैसा बैंक अपने पास रखता है डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं उसको, एसएलआर। एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझ आ गया। फिर एक हमारा क्या होता है, सीआरआर होता है। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो कुछ पैसा हर कमर्शियल बैंक को, जो भी आईसीआईसीआई, ये सारे जो बैंक है, एचडीएफसी, इनको ये कुछ पैसा, कुछ फ्रैक्शन जो है ना, वो किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास भी रखना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई के पास क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि देखो, मान लो एक दिन सिद्धार्थ अपने बैंक में गया, बैंक ने इसको पैसे वापस नहीं किए कि मेरे पास कैश है ही नहीं। ठीक है, ये उद्भव को पता चला कि बैंक ने तो उसके पैसे नहीं दिए, तो अगले दिन उद्भव भी क्या पहुंच जाएगा, बैंक में पहुंच जाएगा कि मेरा पैसा विड्रॉ करो। ठीक है, मान लो उद्भव को भी बैंक ने मना करके भेज दिया कि आज नहीं है पैसे। ठीक है, तो ऐसे करके ना पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम पे से क्या हो जाएगा, ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा लोगों का। ठीक है, लोग क्या करेंगे, बैंक में पैसा ही नहीं रखेंगे। और अगर लोगों का बैंकिंग पे भरोसा नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी क्या कर जाएगी, बैंक, आपकी जो बैंकिंग है ना, आपकी इकोनॉमी का बैकबोन होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट ये बैंकिंग वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तो मेरे समझ में आ गया एसएलआर क्या है, क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें आप पैसे किसके पास रखते हो, बैंक किसके पास रखता है, खुद अपने पास रखता है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एनसीआरआर क्या होता है, जो हम किसके पास रखेंगे, आरबीआई के पास रखेंगे। वापस से बताओ, ये तीनों चीजें समझ में आ गई, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, एसएलआर और सीआरआर। समझ आ गया वाला। अब हम चलते हैं, देखो हर कंट्री में ना लोग ना अपने तरीके से क्या करते हैं, मनी जो है ना, हालांकि तुम्हारा तो बहुत छोटू सा चैप्टर है, अपने में बहुत डिटेल, बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लिक्विडिटी के बेस पे ना हम मनी को क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रैक्शन में, लाइक M1 का कॉन्सेप्ट होता है, M2, M3, M4, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अभी हमें जो पढ़ना है ना, वो हमें सिर्फ क्या पढ़ना, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सिर्फ M1 है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तो देखो M1 क्या होता है, M1 है C प्लस DD प्लस OD, ये हम M1 के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, अब C क्या है, C स्टैंड्स फॉर कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है, सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होती है ये। ठीक है, सबसे लिक्विड, जो सबसे जल्दी यूज होती है। तो सी क्या हो गया हमारा, कॉइन्स एंड करेंसी विद पब्लिक, यानी हम सबके पास जितने भी कॉइन्स हैं, जितनी भी करेंसी है, वो किसका पार्ट हो जाएगा, M1 का पार्ट हो जाएगा। समझ आया। ठीक है, फिर हमारा क्या, डी क्या है, डिमांड डिपॉजिट, यानी जो पैसे मैंने कहाँ रख रखे हैं, अपने सेविंग अकाउंट में, या फिर मैंने अपने कौन से अकाउंट में रख रखे हैं, करंट अकाउंट में। एफडी के पैसे की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सो मान लो मेरे पास आज फिजिकल कैश पड़ा हुआ है 10,000 रुपए। ठीक है, मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं 10,000, मेरे करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं 20,000, और मेरी 10 लाख की क्या हुई हुई है, फिक्स डिपॉजिट हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ M1 में क्या चीजें जाएंगी, कॉइन्स एंड करेंसी जो मेरे पास है। ठीक है, मेरा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड तो यही है ना, मैं एफडी थोड़ी लोगों की पेमेंट करूंगी, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, M1 का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया, C प्लस DD समझ आ गया, C कॉइन्स एंड करेंसी विद पब्लिक, देन DD इज डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट वाला। ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, चेकेबल होते हैं, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मेजोरिटी जो पोर्शन है ना M1 का, वो यही होता है। ठीक है, देन इज अदर डिपॉजिट। ठीक है, अब अदर डिपॉजिट क्या है, ये जो अदर डिपॉजिट है ना, ये किसके पास होते हैं, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, पूरा नाम ये है। ठीक है, सो पहले बताओ M1 क्या था, C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, तो C इज कॉइन्स एंड करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग एंड करंट अकाउंट। ठीक है, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, अब देखो जब क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर, तो आपको यही लिख के आना, C प्लस DD प्लस OD। M1 होता है मनी का सबसे लिक्विड पोर्शन, हमने उसको नाम दे रखे हैं कि जैसे मान लो अगर मुझे कभी स्टडी करना है, सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी अगर मुझे देखना है कि इंडिया में कितना लिक्विड मनी है। ठीक है, तो हम किसको स्टडी करेंगे, M1 को स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या होते हैं अलग अलग फॉर्म, जैसे M2 में हम क्या ले लेंगे, फिक्स डिपॉजिट भी ऐड कर लेते हैं, कि अगर मुझे M2 देखना है कि
है तो फिक्स डिपॉजिट भी तो मेरे है ना, मैं जाके विड्रॉ तो करा सकती हूँ ना, बट वो M1 में नहीं लेके चलते। तो यहाँ पे सर मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है कंट्री की तो देखने के लिए लिक्विडिटी कम होती कि लिक्विडिटी के हिसाब से हमने कैटेगरीज बना रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमें पढ़ना है कि अदर डिपॉजिट्स RBI के अंदर आता क्या क्या है, देखो ध्यान से सुनना, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के लिए पहले क्या आता था ना, पूछ लेते थे कि बता दो जी M1 क्या है, M1 क्या है, तो हम लिख के आ जाते थे C+GD+OD। अब वो क्या पूछेंगे, कुछ असर्शन रीजन डाल देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए अदर डिपॉजिट्स के अंदर आती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आती हैं, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब का कोई डिपॉजिट अगर किसके पास पड़ा हुआ है, RBI के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट, इन दोनों का जो भी डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं ना आप, सबके सेंट्रल बैंक के पास होता है, दूसरे बैंक का पैसा भी होता है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब मैं तुम्हें वापस से बता रही हूँ, इन तीनों में इसका फ्रैक्शन जो है ना वो इंडिया में क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, लेकिन है, लिख के आना है इसलिए, ठीक है। समझ आ गया ये वाला क्या है, सिद्धांत हो गया वाला, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, ये हो गया। अब इसके बाद ना एक और कॉन्सेप्ट आता है हाई पावर्ड मनी का, ठीक है। हाई पावर्ड मनी क्या होती है, M1 से भी ज्यादा लिक्विड मनी, ठीक है। वैसे हमने क्या बना रखे हैं, M1 M2 M3 M4, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं कि अगर इससे भी ज्यादा लिक्विड मनी है तो वो क्या है, हाँ, हाँ पहला तो है ही है। देखो यहाँ पे क्या है, इट इज सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो हम सबके पास क्या है, करेंसी है। सेकंड पढ़ो क्या है, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक। वॉल्ट कैश क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक, जैसे मान लो बैंक में क्या होते हैं, तुम बैंक में कभी लॉकर ऑपरेट करने गए हो, तो जब लॉकर ऑपरेट कर गए ना समझो लॉकर, ठीक है। अगर नहीं भी किया ना, देखो बैंक के पास जो कैश पैसा आता है, कैश आता है, वो सारा का सारा कैश कहाँ रखना पड़ता है, बैंक के वॉल्ट में रखना पड़ता है, ठीक है। तो मान लो आज बैंक के पास लेट से में 1 करोड़ रुपए आ गए, तो मैंने क्या कहा है, बैंक उस सारे पैसे को क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, बैंक तो लोन ही देगा, लेकिन उसका कुछ फ्रैक्शन क्या करेगा, अपने पास रखेगा। तो जो फ्रैक्शन अपने पास है वो कहाँ पे शो हो रहा है, कहाँ पे शो हो रहा होगा वो, वॉल्ट कैश ही तो शो हो रहा है, समझ आया। तो ये भी बैंक के पास जो वॉल्ट में पड़ा हुआ है वो भी कौन सा पैसा हो जाएगा, वो भी तो लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है ना। बैंक उसी को क्या करेगा, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए तो बैंक कौन सा पैसा यूज कर रहा है, वॉल्ट कैश ही तो यूज कर रहा है, जो एक मिनिमम बैंक को अपने पास हमेशा क्या करने पड़ते हैं, मेंटेन करने ही पड़ते हैं, नो मैटर व्हाट, ठीक है। ये ना ब्रांच टू ब्रांच डिफर करेगा, जैसे रूरल एरियाज है, वहां पे थोड़े लोग पेटीएम यूज कर रहे हैं, वहां पे थोड़ी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उन बैंक को वॉल्ट में कैश क्या रखना पड़ता है, ज्यादा रखना पड़ता है। 8 से 10 साल पहले और आज में तुम्हें क्या लग रहा है, वॉल्ट कैश क्या हो गया होगा, बहुत कम हो गया होगा, क्यों, जब मैं बैंक में थी ना तो हमें बहुत कैश मेंटेन करना पड़ता था, मैं बता था कि आज कभी भी कोई 50 लाख विड्रॉ करने आ रहा है, कभी कोई 10 लाख विड्रॉ करने आ रहा है, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन कैश से क्या हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, लोग इतना पैसा कैश में लेके भी नहीं आते। पहले कैश के लिए क्या लगती थी, लंबी लंबी लाइन लगती थी, लोग 500 500 रुपए 1000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने आ रहे हैं। अभी वो क्या होता है, तुम सब मुझे फीस कैसे पे करते हो, मैं अभी बात करूँ ना, 5 साल पहले ट्यूशन फीस, मुझे याद भी नहीं है कि कोविड से पहले कोई कोई भी डीमोनेटाइजेशन से पहले था कि जब डिमोनेटाइजेशन था ना तब से ऑनलाइन पेमेंट आनी शुरू हुई है, ठीक है, कि चलो उन्होंने कैश दिया, कैश के बाद ये ऑनलाइन, और कोविड के बाद तो मुझे लग रहा है कि 80% ऑफ द फीस जो है वो कैसे आती है, ऑनलाइन ही आ जाती है, लेकिन उससे पहले नहीं आती, उससे पहले सारा का सारा ही क्या आता था, कैश आता था, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर मेरे पास कैश आएगा तो मैं जाऊंगी बैंक के पास क्या डिपॉजिट कराने की, मेरा कैश क्या कर लो, डिपॉजिट कर लो, लेकिन क्या अभी मुझे जाने की जरूरत है, नहीं। तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा किसके अकाउंट में आ गया, मेरे अकाउंट में आ गया। अब मान लो ऋषभ का भी अकाउंट कौन से बैंक में, HDFC में है, मेरा भी अकाउंट कौन से बैंक में, HDFC में है, तो पैसा तो किसके पास रहा, HDFC के पास ही रहा ना। उसके एक अकाउंट होल्डर से क्या चला गया, दूसरे अकाउंट होल्डर पे चला गया। तो सोचो बैंक के पास कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि विड्रॉ नहीं करने आएगा, क्योंकि पैसा किसके पास रहेगा अल्टीमेटली, बैंकिंग सिस्टम में क्या रहेगा, घूमता रहेगा पैसा, विड्रॉ नहीं होगा, जो बहुत ही अच्छी चीज होती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में लोगों की बैंकिंग हैबिट्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। डेवलपिंग इकोनॉमीज में लोगों की जनरली बैंकिंग हैबिट्स बहुत अच्छी नहीं होती है, कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा चलती है। इसलिए हमें जो वॉल्ट कैश मेंटेन करना पड़ता है ना, वो यूजुअली क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में बहुत कम होता है, वो सिर्फ 8 या 9%, 10%, इससे ज्यादा वॉल्ट कैश मेंटेन नहीं करते, क्योंकि लोग नहीं आते विड्रॉ करने के लिए, वहां तो बहुत ज्यादा पेमेंट कैसे होती है, चेक्स के थ्रू होती है या फिर क्या होती है, ऑनलाइन। हालांकि इंडिया में अभी ऑनलाइन का जो पेमेंट है वो सरपास कर चुका है, ठीक है। अगर तुम्हें पता हो कि लास्ट ईयर जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, वैल्यू की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो वो किसकी सबसे ज्यादा हुई है, इंडिया की हुई है, ठीक है।
वर्ल्ड में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किसने, एक तो देखो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो भी फर्क पड़ता है, लेकिन आज हम गोलगप्पे वाले को भी पेमेंट जो 30 रुपए की कहाँ से करके आ जाते हैं, ऑनलाइन पे कर देते हैं, ठीक है, हम पेटीएम यूपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारी ज्यादा, वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि हम छोटी छोटी पेमेंट्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। पहला समझा हमने, इसके अंदर क्या पढ़ा, कॉइन्स एंड करेंसी विद पब्लिक, एंड सेकंड क्या, वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश क्या, जो हमें बैंक को अपने पास क्या करना पड़ता है, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या है, कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। कैश रिजर्व क्या है, मैंने तुम्हें दो ही चीजें समझाई थी ना, क्या समझाया था, एसएलआर क्या था, जो बैंक अपने पास रखेगा, जो अपने पास रखेगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्ट कैश, ठीक है। सेकंड क्या है, कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, तो जो आरबीआई के पास रखा था वो कौन सा होता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते तो वो हमारा क्या बन जाता है, हाई पावर्ड मनी। तो M1 से भी ज्यादा लिक्विड क्या हो गया, हाई पावर्ड मनी। एक्चुअल बेस इकोनॉमी का क्या होता है, यही होता है, क्योंकि बैंक आपको डिमांड डिपॉजिट अगर आप विड्रॉ करने आओगे तो कौन से पैसे से देगा, वॉल्ट कैश से ही तो देगा। आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना या कम करना तो कौन से रिजर्व से करेगा, अपने रिजर्व से ही तो करेगा। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। विद दिस मनी जो है ना, आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, सिर्फ इतना है मनी के अंदर, ठीक है। 2 ही पेज का चैप्टर आपकी बुक में, ओके, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ना ये कुछ एक चीजें ना पावर बूस्टर में दे रखी हैं, ठीक है, तो मैं वो पढ़ाऊंगी क्योंकि ये आ जाती है। तो अभी मुझे बताओ फटाफट से, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, इसको रहने देते हैं। लो देखो, पहले हम पढ़ लेते लीगल टेंडर क्या होता है, ठीक है। देखो, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब तुम्हें याद है क्या बोला था, किसी को स्टेटमेंट याद है डिमोनेटाइजेशन में, पीएम मोदी ने आके क्या बोला था, उन्होंने आके बोला था कि आज से 500 और जो 1000 वाले नोट है ना, उसका लीगल टेंडर हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है, उसका लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर क्या होता है कि जिसको, जो हमारी कंट्री में क्या है लीगल, जैसे हमारी कंट्री में क्या लीगल है, रूपी। अगर तुम मुझे आगे डॉलर दोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, मना कर सकती हूँ ना। अब तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मैम क्या है, करेंसी तो है, ये भी एक्सेप्ट कर लो ना। नहीं ना, आई कैन से कि क्या है, इंडिया में क्या है, लीगल टेंडर नहीं है। इंडिया में लीगल टेंडर किसका है, रुपी का लीगल टेंडर है, ठीक है। कौन सी मनी एक्सेप्टेड है, रुपी एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब इंडिया में क्या 1000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर है, नहीं, वो सारे नोट क्या हो गए, अब खराब हो गए, ठीक है। सो लीगल टेंडर क्या होता है, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट और अदर ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना, एक बार कि मान लो ऋषभ ने ना मुझे क्या करना है, पे करना है, ठीक है, कितना पे करना है, लेट से 10,000 पे करना है, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, ये सारे के सारे 10,000 के मेरे पास क्या लेके आ जाता है, कॉइन्स लेके आ जाता है। एंड दिस हैज हैपेंड ऑलरेडी इन पास्ट कि गवर्नमेंट ने किसी पे फाइन लगाया तो वो फाइन के लिए क्या लेके आ जाता है, कॉइन्स लेके आ जाता है, ठीक है। आपके साथ हो सकता है। नहीं नहीं, नॉट हैज हैपेंड विद मी, ठीक है। सो अब वो सारे के सारे ऑफिशियल्स लगे में क्या काउंट करने में, क्योंकि लीगल टेंडर तो है, आप उसको मना थोड़ी कर सकते हो कि आप फाइन नहीं पे कर सकते, कॉइन्स में है ना। तो फिर उस दिन से हमने क्या डिसाइड किया कि जो कॉइन्स है ना उसका लीगल टेंडर क्या रहेगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। यानी अगर आपको 1,000 रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है, वो पेमेंट आप कॉइन्स में कर सकते हो, उसके ऊपर का अगर पेमेंट है तो कॉइन्स का लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने मुझे 10,000 पे करने हैं, मुझे कोई कॉइन्स नहीं ला के दे सकता, ठीक है। लेकिन अगर 1,000 का पेमेंट है तो मुझे कॉइन्स में ला के दे सकते हो, ठीक है। देन आई हैव टू काउंट सारे के सारे कॉइन्स बैठ के कि कितने कॉइन्स हो गए, ओके, समझ आ गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। सो इन इंडिया कॉइन्स आर लीगल टेंडर कैन बी यूज एज अ पेमेंट ऑफ मैक्सिमम 1,000 रुपीज। समझ आ गया ये वाला, ठीक है। सो कॉइन्स का कौन सा लीगल टेंडर है, लिमिटेड। बाकी सबका लीगल टेंडर क्या है, अनलिमिटेड। आपको कितना भी पे करना हो आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। आ गया लीगल टेंडर का कॉन्सेप्ट समझ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है, बाकी के जो मैंने लिखे है ना वो सब मत पढ़ना, वो सब अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, बस यही लिखा हुआ है वैसे। तो कॉइन्स में तो सारे कॉइन्स 20 के भी हाँ, कोई भी कॉइन्स यू कैन नॉट पे, कॉइन इज कॉइन्स, कुछ भी कॉइन्स हो। साल वगैरह। नहीं नहीं, कॉइन्स तो अब आ गए, हायर हायर डिनोमिनेशन के तो भी 20 का तो नोट भी आता है। 30 की भी आ रहा है 20 का। 30 का नहीं है। हाँ तो 20 का तो नोट भी होता है। हाँ, तो मैं तुम्हें देखो, एक क्या होती है हमारी फिएट मनी होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, फिड्यूशरी मनी होती है, ठीक है। फिएट मनी क्या है, जिसका लीगल टेंडर होता है, ठीक है। जैसे इट इज द मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे देखो, गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो पहले कभी 500 और 1000 के नोट का भी दिया होगा, इशू किसने किया था, वो गवर्नमेंट ने तो किया था, लेकिन आज उसका लीगल टेंडर नहीं है। पुराने 500 के नोट और 1000 के नोट का लीगल टेंडर नहीं है, बट वो इशू किसके ऑर्डर से हुई थी, फिएट मनी, ठीक है, इट वाज इशूड बाय गवर्नमेंट। फिड्यूशरी मनी जो होती है ना, ये हमारा क्या होता है, ये पेयर और पे के ट्रस्ट के ऊपर होती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप मेरे पास चेक लेके आते हो, ठीक है,
तो मैं चेक को क्या कर सकती हूँ, मना कर सकती हूँ कि आई नॉट एक्सेप्ट चेक, ठीक है। लेकिन अगर तुम मेरे पास क्या लेके आओगे, करेंसी लेके आओगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मना नहीं कर सकती। फिड्यूशरी मनी क्या है, सिर्फ पेयर और पे के ट्रस्ट के ऊपर है। मुझे लग रहा है कि अगर माही मुझे चेक ला के दे रही है, इसका चेक बाउंस नहीं होगा, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो कम्प्लीटली किसके ऊपर है, विच इज नॉट इशूड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं इशू करती है, गवर्नमेंट तो क्या देती है, सिर्फ चेक देती है। जो ये पेमेंट होगी वो किसके ऊपर होगी, पेयर और पे के ट्रस्ट के ऊपर होगी, ठीक है जी। क्या बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, समझ आ गया। देखो अभी वैसे ये भी पढ़ी लो, चलो। फुल बॉडीड मनी क्या होती है, जब वैल्यू, मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अभी मुझे बताओ, 500 रुपए की जो एक्चुअल वैल्यू है, उस पेपर का वैल्यू खुद कितना होगा, नहीं इससे ज्यादा होता है टाइम, मतलब उसमें बढ़ जाए, ठीक है। तो वहां पे क्या वो फुल बॉडीड मनी है, नहीं। लेकिन जब पहले हमारे कौन से कॉइन्स चलते थे, गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स चलते थे, वो क्या हो जाते हैं हमारे, वो फुल बॉडीड होते हैं, ठीक है। तुमने देखे, रूपी जो है कॉइन, जो है 1 रुपए का कॉइन, विद टाइम जो है ना वो बहुत छोटा होता गया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो मेटल का वैल्यू क्या हो जाता था, अगर उसको मेल्ट करके बेच दोगे ना, वही 1 रुपए से ज्यादा की वैल्यू हो रही थी, ठीक है। उस पर लिखा है 1 रुपया है, लेकिन वो क्योंकि मेटल एक्सपेंसिव होता जा रहा है, वो तो वो वैल्यू क्या कर रहा था, 1 रुपए से ज्यादा हो रहा था, तो विद टाइम हम उसको क्या करते गए, छोटा कर दें। नहीं तो लोग क्या करेंगे, वही मेल्ट कर करके, मतलब इट वाज द आइडिया, ठीक है। क्रेडिट मनी क्या होती है, जो मनी वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी एंड नोट्स, ठीक है। मनी वैल्यू हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, उसकी ज्यादा है ना, एक्चुअल 500 रुपए की क्या है, इतनी वैल्यू नहीं है ना। लेकिन उस पेपर का वैल्यू थोड़ी है इतना, जितना उसके ऊपर लिखा हुआ उसकी वैल्यू है। समझ आ गए ये वाले सारे, हाँ। ये वाले सारे भी लर्न करने हैं, ठीक है। लीगल टेंडर पे या फिएट मनी या फिड्यूशियरी मनी पे दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। प्लीज भेज दो, क्या मांग रहा है अभी, 1 सेकेंड। 6 to 7, काफी और आसान सा चैप्टर। इससे ना लिंक्ड भी हैं अगले चैप्टर सारे, तो आपको अच्छे से आने चाहिए। चलो अभी मनी खत्म हो गया, अभी हम कौन से चैप्टर पे आ रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक, चलो भी ले लो। देख, तो हमारी बैंकिंग है ना, बैंकिंग के अंदर हमने क्या पढ़ने हैं, 2 टाइप के बैंक पढ़ने हैं, ठीक है। पहला बैंक हमने क्या पढ़ना है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड फिर हमें कौन सा पढ़ना है, विच इज अ कमर्शियल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन सा है इंडिया का, आरबीआई, ठीक है। तो हमें पहला किसके बारे में पढ़ना है, आरबीआई के बारे में पढ़ना है। और कमर्शियल बैंक कौन से हैं, इंडसइंड बैंक, एवरी अदर बैंक जिसमें तुम लोग जाके अपने बैंक अकाउंट खुलवाते हो, तो कौन कौन से हो गए कमर्शियल बैंक, पीएनबी हो गया, ठीक है। तो पीएनबी और एसबीआई ये हमारे कौन से बैंक हो गए, ये गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, ठीक है। फिर प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, ठीक है। ये सारे, पीएनबी इज नॉट अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइवेट बैंक्स हो जाएंगे। देन फिर हमारे कौन से हो सकते हैं, फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं, जैसे एचएसबीसी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, ठीक है। फिर हमारे कौन से बैंक हो सकते हैं, देयर कैन बी कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, जैसे मधुमेधा कोऑपरेटिव बैंक्स है। इतना लर्न करने की जरूरत नहीं, जस्ट 4 टाइप के बैंक्स हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, देयर कैन बी अ प्राइवेट बैंक, देन पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, 1 सेकंड ना, पहला क्या करेंगे इस चैप्टर में, पढ़ना क्या है, एक तो कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग समझनी है, ठीक है। इसकी जो फंक्शनिंग है, और सेंट्रल बैंक के क्या करने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, मतलब इसके बता रही हूँ क्या क्या। पहले आरबीआई की डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। आरबीआई की डेफिनेशन क्या है हमारी, कहाँ गया, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। हाँ पता नहीं क्या, पहले सेंट्रल बैंक के नहीं लिखे ना, कमर्शियल बैंक के लिखे, चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक के डेफिनेशन में क्या करके आएंगे, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी, ठीक है। एपेक्स बॉडी क्या होती है, एपेक्स बॉडी के जो सबसे सुप्रीम है, ठीक है, बैंकिंग में सबसे जो टॉप लेडर पे है वो क्या रहेगा, आपका आरबीआई तो रहेगा, सेंट्रल बैंक ही तो रहेगा। एपेक्स बॉडी विच कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट, कॉर्ड से याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, कॉर्ड से, क्या, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक हो जाएगा। दोबारा बोलो, सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन विच इज एन, सेंट्रल बैंक इज एन apex body which control, operate, regulate and direct the entire banking system, कॉर्ड से याद रखोगे, ठीक है। हो गया वाला लर्न सेंट्रल बैंक का। फिर हम हमने क्या पढ़ना है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, क्या होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करेगा, एज एन इंस्टीट्यूशन
कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है ये? ऑब्वियसली इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या परफॉर्म करते हैं? ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या पहला क्या करेगा? ये लोगों से क्या करेगा? डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। हम सबके क्या होते हैं? बैंक अकाउंट्स है यहाँ पे, ठीक है। देन ये क्या करेगा? लोगों को लोन्स देगा, ठीक है। लोन्स देने के बाद भी पैसे बच गए, सब कोई नहीं आ रहा लोन लेने, तो क्या करेंगे अब? मार्केट में देखो, अगर अगर किसी को लोन चाहिए ही नहीं होगा तो क्या बैंक सरवाइव कर सकेंगे? बैंक किस पे सरवाइव करते हो? लोन्स पे सरवाइव करते हैं, ठीक है। आपको आपका इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? जब कोई लोन मांगेगा हमसे, ठीक है। मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो कोई भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये तीनों चीजें परफॉर्म करेगा उसको हम क्या बोल देंगे? वो क्या है? बैंक है, ठीक है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या LIC कमर्शियल बैंक है? LIC क्या करता है? LIC इज, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या करेगा? आपसे डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट भी करेगा, बट क्या वो लोन्स देते हैं? LIC से जाके लोन थोड़ी ले सकते हो। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं है। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट वो क्या है? बैंक नहीं है। म्यूचुअल फंड, एनी म्यूचुअल फंड, वो क्या करेंगे? डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्या वो लोन्स देते हैं? नहीं देते। समझ आया? सो एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेगा ना, LIC या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का नाम देके, दिल आस्क यू कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म करते? वो लोन्स नहीं देते, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन। सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी विच कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। फिर हमने क्या करा? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स कौन से फंक्शन? पहले क्या करेगा? एक्सेप्ट डिपॉजिट, देन ग्रांट लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ये हमारे क्या हो जाते हैं? कौन से बैंक्स हो जाते हैं? ये हमारे कमर्शियल बैंक हो जाते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस जो है ना कमर्शियल बैंक के, मैंने नोट्स में भी डाल रखे हैं क्योंकि सब हैंड रिटन नोट्स हैं। अब ये सिलेबस में नहीं है तो इसको काट देना, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आउट ऑफ सिलेबस होगा, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। सो प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन ये कुछ नहीं पढ़ना, ओके, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना, ओके। अब इसके ना ये मनी क्रिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म में तो लगा लो पूछेंगे, जिसका मनी एंड बैंकिंग आ रहा है उसको इस पे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। अब समझो मनी क्रिएशन होता क्या है। मैं ना नोट्स से अगली क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट अभी समझा रही हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, लाइक डिटेल नोट मांगेंगे 6 नंबर का। थोड़ा क्वेश्चन मैनिपुलेट करके पूछ सकते हैं लेकिन उसमें आंसर यही लिख के आना होता है, ठीक है। देखो मनी क्रिएशन होता क्या है, इसका वीडियो भी दिखाऊंगी बट अगली क्लास में देखेंगे एक बार। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि बैंक क्या करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। बैंक क्या करता है, ये अगर हमारा कौन सा बैंक है, कमर्शियल बैंक है, बना देते हैं कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक बनाए बताओ? HDFC, ये बना देते हैं। चलो एक्सिस बैंक है हमारा, ठीक है, ये बना देते हैं, ठीक है। अब एक्सिस बैंक क्या करेगा? बहुत सारे लोगों से क्या करेगा? डिपॉजिट लेगा। लेट से एक्सिस बैंक के पास ना कितने डिपॉजिट आते हैं? 10,000 रुपीज का डिपॉजिट आता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, बैंक इसमें से कुछ पैसे क्या करता है? अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में अपने पास रख लेते हैं? कुछ क्या रख लेगा? SLR, कुछ हमारा क्या रहेगा? CRR। इन दोनों को क्लब करके ना हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा क्या है? LRR है, ठीक है। LRR इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर क्या दो चीजें हो गई? SLR और CRR। SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ऑब्वियसली किसके पास मेंटेन करेगा? अपने पास। एंड CRR किसके पास मेंटेन करते हैं हम? RBI के पास, ठीक है। मान लो मैं इनको बोल रही हूँ कि LRR जो है ना वो हमारा क्या है? 10% है, ठीक है। तो बैंक इस 10,000 में से 10,000 अपने पास रख के, कितने हो गए? 1,000 हो गए ना, 9,000 रुपये का क्या करेगा? लोन देगा। यही कॉन्सेप्ट समझा ना हमने, ठीक है। लेकिन ये लोन जो है ना 10,000 से 9,000 के नहीं दिए जाते, कितने के दिए जाते हैं? 90,000 के दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या क्रिएट कर देता है? मनी क्रिएट कर देता है आउट ऑफ थिन एयर, ठीक है। कभी भी कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा होता ही नहीं है जितना पैसा उसने क्या कर रखा है? लोन पे दे रखा है, ठीक है। यानी जितना बैंक के पास डिपॉजिट आएगा उससे मल्टीपल टाइम्स बैंक क्या कर देता है? लोन दे देता है, ठीक है। यानी
बैंक की इनकम मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर मान लो 10,000 पे उसको क्या करना है, 2 से 3% का उसको अगर इंटरेस्ट पे करना है, लेट से 3% है, तो बैंक को इंटरेस्ट पे कितना करना है, 10,000 का 3% वुड बी 10,000 का 3% इज 300। 300, ठीक है। एंड अगर ये 9,000 का लोन, अभी 90,000 को पिक्चर में नहीं रखते, अभी तुम्हें तो यही पता है ना कि बैंक 9,000 का क्या करेगा, लोन देगा। सो 9,000 को मान लो, लेट्स अज्यूम कि बैंक ने 8% जो है ना लोन पे जनरेट करता है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाँ 7200, 720, ठीक है। तो बैंक की इनकम अभी हमारे हिसाब से कितनी हो गई, 420। लेकिन बैंक की इनकम ये नहीं होती है, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या कहा कि अगर बैंक के पास 10,000 का डिपॉजिट आता है तो बैंक उससे कितने के लोन दे सकता है, 90,000 के। सो 90,000 का जब 8% करोगे तो कितना हो जाएगा, 7,200। उसमें से 300 रुपए का बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट बांट देगा, तो बैंक की इनकम कितनी होगी, 6,900, ठीक है। ये बैंक की इनकम होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि बैंक क्या क्रिएट करता है, मनी क्रिएट करता है। आरबीआई क्या करता है, मनी प्रिंट करता है, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो मनी कैसे करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, अब वो समझना है, ठीक है। अब उसको समझने के लिए ना पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हम ना एज्यूम करते हैं कि हम ना सारे कोई भी ट्रांजैक्शन ना कैश में नहीं करते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होती। हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करते हैं, लेट्स एज्यूम कि हम सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं, और सिर्फ एक ही बैंक एग्जिस्ट करता है, कौन सा बैंक है ये, एक्सिस बैंक है, ठीक है। सिर्फ एक बैंक एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा, एक्सिस बैंक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मान लो आज मैंने बैंक में जाके ना 1,000 रुपए का क्या डिपॉजिट कराया, कैश, ठीक है। आरबीआई ने जो मनी प्रिंट किया, ठीक है, वो मैंने जाके क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया बैंक में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मनी बोलते हैं, जो प्रिंटेड बाय आरबीआई, है ना। तो अभी ये 1,000 रुपए जैसे ही बैंक में जाएंगे, ये किसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1,000 रुपए बैंक ने मेरे अकाउंट में डाल दिए। अब मैंने क्या कहा, बैंक इसका 10% क्या रखेगा, अपने पास रखेगा, विच इज कितना, 100 रुपी बैंक क्या करेगा, अपने पास रखेगा, ठीक है। बाकी का 900 क्या दे देगा, लोन में दे देगा। अब मैंने क्या कहा कि हम सबके अकाउंट कहाँ है, एक्सिस बैंक में है, और हम सारे ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, अकाउंट के थ्रू करते हैं। देयर इज नो कैश ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट फॉर दिस 1,000 रुपी। ये वाला तो मैंने अपने अकाउंट में जाकर डिपॉजिट कराया, ठीक है। अब मान लो ये लोन जो है ना, ये किसने लिया, ऋषभ ने लिया, ठीक है। तो ऋषभ को लोन कितने का मिल गया, 900 रुपए का लोन मिल गया, ठीक है। अब ऋषभ ने लोन लिया तो किस लिए लिया होगा, कुछ पे ही करना होगा इसने किसी को, ठीक है। अब मान लो ऋषभ ने ये पे किसको करना था, माही को पे करना था, ठीक है। तो ऋषभ के अकाउंट से ये पैसे कहाँ आ गए, 900 इसने क्या पे कर दिया, माही को पे कर दिया, समझ आ गया, ठीक है। अब बैंक फिर से क्या करेगा, बैंक के पास क्या है, माही के अकाउंट में पैसे आ गए अब 900 रुपीज। सो बैंक इसका 90 रुपी रख के वापस क्या कर देगा, लोन देगा। अब कितना लोन हो गया, 810 का बैंक क्या कर देगा, लोन दे देगा, ठीक है। अब देखो, फिजिकल कैश बैंक के पास कितना है, सिर्फ 1,000 रुपए। लेकिन उस 1,000 रुपए में से मैं भी जा सकती हूँ अपने पैसे मांगने के लिए, माही भी जा सकती है, और जिसको लोन दिया वो भी जा सकता है। क्या बैंक के पास इतना पैसा एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन पैसा किसके पास आ रखा है, हम सबके पास आ रखा है। तो क्या अगर अनु मैम, माही और ये कौन है, लेट से ये उद्भव है, हम चारों पहुंच गए बैंक के पास कि हमारा पैसा दे दो, बैंक कभी पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए आरबीआई का मोटिव है कि सबका बैंकिंग के ऊपर क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी बैंक फेल करता है ना, एक भी बैंक फेल करता है, तो सारे के सारे अपने अपने बैंक में पहुंच जाएंगे, कि इसलिए पैसे विड्रॉ करने के लिए। क्या इतना फिजिकल कैश है किसी भी बैंक के पास, कितना भी स्ट्रांग बैंक हो, सबकी ट्रांजैक्शंस कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। क्योंकि बैंक ने कौन सी मनी क्रिएट कर रखी है, बैंक टू बैंक मनी क्रिएट हो रखी है। वो पैसा हमारे अकाउंट में है, लेकिन उतना कैश नहीं है बैंक के पास, ठीक है। तो अगर आपकी इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो, तो बैंक कितने टाइम्स लोन दे सकता है, मल्टीपल टाइम्स। लेकिन इंडिया में जो हमें रिजर्व्स रखने पड़ते हैं ना, वो कितने रखने पड़ते हैं, 20 to 25%। तो बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है, तो लोन की भी पोजीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं आगे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में, अब इसका डिटेल जो ना फिर मैं अगली क्लास में ही कराती हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाएगा, पूरा भी नहीं होगा, दोबारा करना पड़ेगा फिर अगली क्लास में। बुकलेट में दे देती हूँ।